हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत है। आज हम चलेंगे जनरल साइंस का एक पार्ट लेकर के, जिसका नाम है द्रव्य, या इसी को मैटर बोलते हैं। द्रव्य, मैटर या पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ भी कह सकते हैं। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य जो है कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, क्योंकि आज अब आपका पेपर बहुत नज़दीक आने वाला है, पेट का भी आपका पेपर आने वाला है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिल सकते हैं। तो आज आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। उम्मीद ही करता हूँ कि आप लोग जो है इसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं द्रव्य क्या है। द्रव्य स्थान घेरता है, द्रव्य का आयतन होता है, द्रव्य का भार होता है, द्रव्य का आकार होता है, यानी वे वस्तुएं जिनका भार हो, जिनका आकार हो, जिनका द्रव्यमान हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगी, द्रव्य कहलाएंगे। चलिए, द्रव्य जो होता है वो दो पार्टों में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, या कहा जा सकता है दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग? फर्स्ट था भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर। सेकंड था रासायनिक गुणों के आधार पर। फर्स्ट था भौतिक गुणों के आधार पर, सेकंड था रासायनिक गुणों के आधार पर। चलिए, अब हम समझेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर कौन कौन से द्रव्य आते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट है ठोस, जिसको आप सॉलिड भी कहते हैं, सॉलिड। सेकंड है द्रव, जिसको आप लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड है गैस, गैस। फोर्थ है प्लाज्मा। द्रव्य की चौथी अवस्था भौतिक गुणों के आधार पर कौन सी है? प्लाज्मा, या कहा जा सकता है द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है। और द्रव्य की पांचवी अवस्था जो होती है वो होती है BEC। इसको आप कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। द्रव्य की ये पांचवी अवस्था है। फर्स्ट है ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस को जनरली आप पढ़ते आ रहे हैं बेसिक कक्षाओं से, कि द्रव्य जो है तीन प्रकार के होते हैं, पहले से आप पढ़ रहे हैं। ठोस है, द्रव है और गैस है। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। आपका इस केवल इतने से दो क्वेश्चन बनेगा, इतने ही आपने जाना कि 5 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC। ये 5 प्रकार के हैं और इतने में ही आपके 2 प्रश्न मिल जाएंगे। फर्स्ट मिलेगा
कि द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी है? ये फर्स्ट आपका मिलेगा। इस फर्स्ट का क्वेश्चन आपको बस ये ध्यान देना होगा कि आपको इसको जो है लर्न करें, इसको जो है आप याद जब करें तो ये क्रम वाइज करना होगा। फर्स्ट पर कौन है? ठोस है। सेकंड पे कौन है? द्रव है। थर्ड पे कौन है? गैस है। फोर्थ पे कौन है? प्लाज्मा है। फिफ्थ पे कौन है? BEC है। तो द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है। दूसरा प्रश्न बनेगा द्रव्य की पांचवी अवस्था कौन सी है? ये आपका अगर बनेगा तो यहां से दो प्रश्न आपके आ सकते हैं, केवल क्रम वाइज अगर ये पता आपको है तो। क्लियर है? केमिकल गुणों पर ये तो आपका था फिजिकल गुणों के आधार पर। अब हम केमिकल गुणों के आधार पर भी कैटेगराइज कर दें, फिर उसके बाद वन बाय वन हम समझते चलते हैं। चलिए, ये दो प्रश्न आपके आएंगे। पहला प्रश्न क्या है? द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। द्रव्य की पांचवी अवस्था कौन सी है? BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलिए, अब हम आते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर, केमिकल गुणों के आधार पर इसको भी दो भागों में बांटा गया। इसको भी दो भागों में बांटा गया। आइए देखते हैं कौन कौन सा। फर्स्ट पे बात आपका था शुद्ध पदार्थ, और सेकंड था आपका था अशुद्ध पदार्थ। ठीक है? एक था प्योर मटेरियल, एक था इम्प्योर मटेरियल। दो पार्ट में आपका बांटा गया। अब हम प्योर मटेरियल को देखें तो प्योर मटेरियल जो होता है वो दो पार्ट में बांट दिया गया। कौन कौन सा? फर्स्ट था तत्व, जिसे एलिमेंट भी आप कहते हैं। सेकंड था यौगिक, कंपाउंड। ये आपके दो पार्ट में शुद्ध को डिवाइड किया गया। ठीक है? अब यहां पे देखें, एलिमेंट जो आता है, तत्व जो आता है, वो तत्व कितने टाइप का होता है? तत्व भी आपका दो टाइप का हो जाता है। ठीक है? एलिमेंट भी कितने टाइप का हो जाता है? 2 टाइप्स का हो जाता है। कौन कौन सा? ये देखते हैं। एक होता है धातु, मेटल, और एक होता है एलिमेंट। तत्व को आपका दो नहीं बल्कि 3 पार्ट में बांटा गया। सॉरी, इसको कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में बांटा गया। एक धातु होता है, एक अधातु होता है, जिसे आप बोलेंगे मेटल, और ये हो गया नॉन मेटल। और थर्ड जिसे आप कहते हैं उपधातु। उपधातु, उपधातु जो आपका हो गया, ये तीसरा आपका कैटेगरी है। एक धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। ठीक है? अब हम यौगिक की बात करेंगे, कंपाउंड की बात करेंगे। तो कंपाउंड जो था वो 2 पार्ट में बांटा गया। कंपाउंड जो था, यौगिक था, वो 2 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट था ऑर्गेनिक
जिसे कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। सेकेंड था इनऑर्गेनिक अकार्बनिक ये दो पार्ट में आपका बांटा गया यौगिक को। इसके बाद हम लास्ट देखते हैं, ये आपका अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? फर्स्ट था समांगीय, जिसको होमोजीनियस भी बोला जाता है। समांगीय अशुद्ध पदार्थ में जो आता था वो आपका मिक्सचर आता है, जिसे मिश्रण बोलते हैं। और मिश्रण जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है समांगीय होमोजीनियस, दूसरा होता है विषमांगीय हेट्रोजीनियस। ये आपका कैटेगराइज किया गया केमिकल प्रॉपर्टी पर और फिजिकल प्रॉपर्टी पर। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पर इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया, किसको? मैटर को, द्रव्य को, पदार्थ को। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं भौतिक गुणों के आधार पर। हम एक एक जो है पॉइंट को पढ़ते चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। इन सारी जो है पॉइंटों को हम डिफाइंड करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। आइए, फिजिकल प्रॉपर्टी के अगर बेस पर देखा जाए तो सबसे पहले है सॉलिड, ठोस। ठोस द्रव्य क्या है? ठोस द्रव्य का डिफिनेशन जो होगा, वे द्रव्य जिनका आकार, आयतन, निश्चित हो। वे द्रव्य जिनका आकार, आयतन निश्चित हो, ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, वे द्रव्य जिनका आकार, आयतन निश्चित हो, ठोस कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे द्रव की, लिक्विड की। तो वे द्रव्य जिनका आकार, अनिश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो। आयतन क्या हो? निश्चित हो द्रव कहलाते हैं। द्रव आपका क्या है? एक द्रव्य, एक मैटर है, एक पदार्थ है। द्रव में आकार जो होगा अनिश्चित होगा, आयतन जो होगा वो निश्चित होगा। क्लियर है? गैस की बात करें तो वे द्रव्य
जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हों। दोनों क्या हों? अनिश्चित हों। उन्हें गैस कहते हैं। गैस कहते हैं। क्लियर है? ठोस कहता है कि हमारा आकार निश्चित होगा, साइज फिक्स होगा, आयतन मीन्स वॉल्यूम जो होगा वो भी फिक्स हो जाएगा। ठोस ये कहता है। द्रव क्या कहता है? द्रव कहता है आयतन वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स हो सकता है, लेकिन साइज जो होगी, आकार जो होगा वो फिक्स नहीं होगा। गैस कहता है कि आकार और आयतन दोनों हमारा फिक्स नहीं हो सकता, दोनों फिक्स हमारा नहीं हो सकता, उसको हम गैस कहते हैं। ये इनके डिफिनेशन थे, परिभाषाएं थीं। लेकिन अब हम बात करेंगे, अब इसमें एग्जाम्पल आप ठोस में थोड़ा सा दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। ठोस में आपका हो गया, जैसे आपके सामने हमने ये मार्कर लिया है, इस मार्कर की बात करेंगे तो मार्कर का आकार जो होगा वो फिक्स है, निश्चित है। इसके अंदर जो जितनी भी चीज़ भरी गई है वो आयतन भी क्या है? फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये न तो घट सकता है न तो बढ़ सकता है। ठीक है? ये डस्टर है आपके सामने, इस डस्टर का आकार फिक्स है, आयतन फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता है। ये आपका सॉलिड हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। द्रव की बात करें तो द्रव आपका, अगर देखते होंगे जल, वाटर, आप जब लेते हैं, वाटर लें या द्रव्य की कोई भी आप ले सकते हैं, जिस बर्तन में, जिस पात्र में हम उसको डालते हैं वही साइज वो बना लेता है। जैसे आपने यहाँ पर 1 लीटर, ये इसमें आपने लिया है जल, ठीक है, 1 लीटर आपने लिया हुआ है। अब इसको हमने एक बाटल में 1 लीटर को एक बाटल में डाल दिया, इसमें एक बाटल में डाल दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिख रहा है कि पहले तो ऐसे पात्र में हम रखे थे, अब इसके अंदर जितना भी जल है उसको हमने इसमें डाल दिया, तो ये आपका साइज कुछ ऐसा बना लिया। लेकिन जितना वाटर इस पात्र में था उतना ही वाटर इस पात्र में भी होगा। साइज बदल रहा है, वॉल्यूम बदल नहीं रहा है। वॉल्यूम आपका जितना इसमें था उतना ही मात्रा इसमें आपका इस बॉटल के अंदर भी वाटर का होगा। ये आपका द्रव का डिफिनेशन कहता है। ठीक है, चलिए। गैस में आकार आयतन कोई अनिश्चित नहीं होगा, ये आपका फ्री कंडीशन में होता है। ये आपका कोई फिक्स नहीं होता है इसका, न तो आयतन और न तो आकार। आइए अब आते हैं थोड़ा सा इनमें मेन और कुछ डिफरेंस क्या होते हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। इनमें क्या क्या प्रॉपर्टी है ये आपको समझाएं। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है ठोस की, कि ठोस का आकार और आयतन
मीन्स आकार भी क्या होगा, निश्चित होगा, आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। समझ में आ रही बात? ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव की बात करें, द्रव में आकार अनिश्चित होगा, आयतन ये द्रव की क्या होगी, फिक्स हो जाएगी, मीन्स निश्चित हो जाएगी। ठीक है। गैस की बात करें, गैस में आकार जो होगा, गैस में जो आकार होगा वो अनिश्चित होगा, इसमें क्या होगा, अनिश्चित होगा, और आयतन भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ये पहली जो है इनमें डिफरेंस है। दूसरे की बात करें, दूसरा पॉइंट की बात करें तो ठोस का जो घनत्व होता है, ठोस का घनत्व, ठोस का क्या घनत्व, ये क्या होगा, अधिक होता है। ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठीक। लेकिन द्रव की बात करेंगे तो द्रव का घनत्व जो होगा, द्रव का जो घनत्व होगा वो ठोस से कम होगा, ठोस से कम होगा। जैसे नदी बह रही हो, नदी बह रही हो और उसमें हम आपको कहें, आप क्या कोई व्यक्ति उसमें जाके कूद गया तो व्यक्ति उसमें क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। कारण क्या है, नदी का जो घनत्व है उस व्यक्ति एक ठोस है, उस ठोस व्यक्ति के घनत्व से कम होता है। नदी का घनत्व अगर ठोस व्यक्ति से ज़्यादा होता तो नदी में वो कूदता तो अंदर नहीं जाता बल्कि ऊपर ही रहता। क्लियर है? चलिए गैस की बात करेंगे, गैस की बात करेंगे तो गैस में, गैस का जो घनत्व होता है, गैस का जो घनत्व होता है वो, गैस का घनत्व ठोस, द्रव से कम होता है। ठीक है। देखिए सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि ठोस का जो घनत्व है वो अधिक होता है। अधिक का मतलब वो द्रव और गैस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। द्रव की बात करेंगे तो द्रव का घनत्व जो होता है वो ठोस से कम होगा। द्रव का जो घनत्व होगा वो क्या होगा, ठोस से कम होगा। ठीक है, ठोस से कम होगा लेकिन गैस से ज़्यादा होगा। गैस की बात करेंगे तो गैस का जो घनत्व होगा वो ठोस और द्रव दोनों से क्या होगा, कम होगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है ठोस के परमाणु पास पास होते हैं। पास पास, ठोस के परमाणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। पास पास न लिख करके यहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठोस के परमाणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, एकदम एक दूसरे के एकदम काफ़ी करीब होते हैं। उनके बीच उतना ही गैप होता है कि वो वाइब्रेट कर सकें, वाइब्रेशन कर सकें, वाइब्रेट कर सकें, हिल सकें, चल नहीं सकते। इतना कम जो है उनके बीच डिस्टेंस होता है। ठीक है, ठोस के परमाणु इसलिए बहुत बहुत पास पास होते हैं। द्रव की बात करेंगे, द्रव के परमाणु ठोस की अपेक्षा
ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा, गैस की अपेक्षा नहीं, ठोस की अपेक्षा द्रव के जो परमाणु होंगे वो कुछ दूर दूर होंगे, एकदम दूर दूर नहीं, कुछ दूर दूर होंगे, मतलब ठोस की अपेक्षा। ठीक है। गैस की बात करेंगे तो गैस के परमाणु ठोस, द्रव, ठोस द्रव, ठोस द्रव की अपेक्षा सबसे दूर दूर होंगे। ये आपका तीसरा पॉइंट है। ठीक है। ये इनके बीच क्या था, द्रव, ठोस द्रव और गैस के बीच में ये डिफरेंस था कि एक में आकार आयतन निश्चित होता है, एक का जो है घनत्व बहुत अधिक होता है, एक के जो परमाणु होते हैं वो बड़े पास पास होते हैं, किसके? ठोस के। द्रव की बात करेंगे, द्रव का जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता, आयतन फिक्स हो जाता है। द्रव के जो परमाणु होंगे वो ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होंगे। द्रव का जो घनत्व होगा वो ठोस की अपेक्षा कुछ कम होगा। ठीक। गैस की बात करेंगे, गैस में जो होता है परमाणु का जो आकार है और आयतन है ये दोनों फिक्स नहीं होते हैं। गैस का जो घनत्व है वो ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। क्लियर है। थर्ड था आपका कि जो गैस के परमाणु होंगे वो ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा दूर दूर पर होंगे। ठीक है। ये तो था आपका इनके बीच में, इनके बीच में क्या था, इनके बीच में प्रॉपर्टियाँ थी, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टियाँ हैं। आइए अब बात करेंगे हम द्रव्य की चौथी अवस्था, द्रव्य की चौथी अवस्था। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? द्रव्य की चौथी जो अवस्था है वो आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा, प्लाज्मा की बात करेंगे हम। प्लाज्मा क्या होता है? आइए पहले डिफिनेशन आपका हम लिख दें, उसके बाद इसको समझाते हैं। जब गैस को अति उच्च ताप लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। किसको? गैस को। जब गैस को अति उच्च ताप लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो गैस के परमाणु, किसके परमाणु? गैस के परमाणु इलेक्ट्रॉनों तथा आयनों में टूट जाते हैं। आयनों में टूट जाते हैं।
आयनों और इलेक्ट्रॉनों के समूह को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर है? आइए अब समझा जाता है क्या है ये प्लाज्मा। प्लाज्मा कहता है कि गैस को किसी चैम्बर में रख करके उसको हम हीट करते हैं, और हीट थोड़े मोड़े नहीं करना है, बहुत ऐसे नहीं जनरली करना है, उसको इतना ज़्यादा हीट करना है, इतना ज़्यादा कि लगभग उसका टेम्परेचर जो हो वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पार करके 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए। उस स्थिति में, उस कंडीशन में जो गैस होगा, गैस जिन परमाणुओं से मिलकर बना होगा वो परमाणु इलेक्ट्रॉनों में और आयनों में, यानी परमाणु क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आयन बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन परमाणु त्यागेंगे आयन बनेगा। तो इलेक्ट्रॉनों और आयनों इन दोनों के जो समूह बनता है उस समूह को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर है? ये द्रव्य की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। द्रव्य की चौथी अवस्था है। द्रव्य की चौथी अवस्था में गैस को, आपका एक प्रश्न पूछ देगा, गैस को लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है? गैस को आंसर होगा, गैस को लगभग 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। ठीक है? उसके बाद ही वो आपका परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है? अब यहां पर देखिए, गैस के जो परमाणु होगा वो इलेक्ट्रॉनों तथा, गैस के परमाणु इलेक्ट्रॉनों तथा आयनों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है? इसको अति उच्च ताप, कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया। ठीक है? इन्हीं आयनों और इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक? अब इसमें आपका उदाहरण पूछता है, एग्जाम्पल पूछेगा कि प्लाज्मा का एग्जाम्पल क्या है। तो प्लाज्मा का एग्जाम्पल आपका है तारों का चमकना। तारों का चमकना। अब आपका प्रश्न जैसे ही पेपर में आएगा, जनरल साइंस में जैसे ही पूछेगा आपका, तारों का चमकना किसका उदाहरण है? तारों का चमकना किसकी घटना है? तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ये कन्फ्यूजन होगा पेपर में। इस कन्फ्यूजन को यही आप दूर कर लें, यही मैं दूर करवा दूंगा आपका। तारों का चमकना, चमकना, ये चमकना एक अलग शब्द है। तारा चमकता है, तो चमकता है किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। तारा किसके कारण चमकता है? प्लाज्मा के कारण चमकता है। ये ध्यान दीजिएगा। अब आपको थोड़ा सा और समझना होगा। सूर्य चमकता है। सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य चमकता है। क्लियर है? सूर्य चमकता है। सूर्य क्यों चमकता है? तारा है। आखिर सूर्य क्यों चमकता है? सूर्य के अंदर ऐसी कौन सी क्रियाएं होती हैं? कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या होता है? क्या होता है भाई? हल्के दो नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं और भारी नाभिक के चक्कर में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और बहुत सारे ऊर्जाएं उत्पन्न करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी हो।
तो ये सारी चीज़ें आपकी चलती हैं। उनके अंदर जो होता है, जो समूह होता है, वो किसके कारण होता है? गैस के जो परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा आयनों में टूट जाते हैं। जो गैस होता है ना, वो तारों के अंदर बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि तारों में सबसे ज़्यादा गैस किसकी है? हाइड्रोजन गैस की। तो ये आपको समझना होगा, तारों का चमकना किसके कारण है? प्लाज्मा के कारण। ये किसके कारण है? ये है प्लाज्मा के कारण होती है। ये प्लाज्मा के कारण चमकता है। लेकिन अगर आपसे कह दे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना ये किसके कारण होता है? तो ये आप बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है, लेकिन तारों का चमकना जो होता है वो प्लाज्मा के कारण होता है। क्लियर है? ये था आपका द्रव की चौथी अवस्था, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब हम बात करेंगे BEC, द्रव्य की पांचवी अवस्था। ये आपका था चौथी अवस्था। चौथी अवस्था जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा जो का एग्जाम्पल हमने दिया तारों का चमकना। अब हम बात करेंगे द्रव्य की पांचवी अवस्था BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पहले इसको समझिए, फिर इसका डिफिनेशन लिखाएंगे, फिर एग्जाम में। द्रव्य की जो पांचवी अवस्था है, ये कैसे संभव हुआ? अगर द्रव्य की चौथी अवस्था नहीं मिलती तो द्रव्य की पांचवी अवस्था भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। द्रव्य की जब चौथी अवस्था खोजी जा चुकी थी, चल रही थी, तो इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम सत्येंद्र नाथ बोस था, ये सोचे, क्या सोचे कि अगर हम गैस को अति उच्च ताप तक गर्म करके चौथी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या उसको हम ठंडा करके टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करके कोई अलग अवस्था, कोई पांचवी अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते? ऐसा इन्होंने सोचा और ये प्रस्ताव लेकर के ये किसके पास पहुंच गए? आइंस्टीन के पास पहुंच गए, और आइंस्टीन के सामने अपना प्रस्ताव रखा, अपना प्रस्ताव दिया कि ऐसे अगर हम गैस को गर्म करके चौथी प्राप्त करते हैं, तो क्या उसको ठंडा करके कोई पांचवी अवस्था प्राप्त हो सकती है? तो आइंस्टीन ने कहा ये तो है, पॉसिबल हो सकता है, संभव हो सकता है। तो इन दोनों लोगों ने मिल करके गैस को क्या किया? कूलिंग किया, ठंडा किया। कितने तक कूलिंग किया? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को आप बोलते हो 0 केल्विन। इसी को क्या बोलते हैं? 0 केल्विन। इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको कूलिंग किया गया, तो द्रव्य की पांचवी अवस्था प्राप्त हुई, जिसे हम कहते हैं BEC। ठीक है, आइए डिफिनेशन देख लीजिए। जब अति उच्च ताप लगभग 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म
वाली गैस को धीरे धीरे ठंडा करके -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाते हैं तो द्रव्य की एक नई अवस्था प्राप्त होती है। अवस्था प्राप्त होती है जिसे BEC कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन है BEC का। जब बहुत अति उच्च ताप वाली गैस को जो 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया है, उसको जब हम कूलिंग करते हुए आते हैं, ठंडा करते आते हैं, कितने तक ठंडा करेंगे? -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 0 केल्विन तक उसको ठंडा करते हैं, तो उस टेम्परेचर पर द्रव्य की एक और अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसको हम द्रव्य की 5वीं अवस्था बोलते हैं, जिसको हम BEC कहते हैं। ठीक है, इसके जो उदाहरण होंगे वो क्या होगा? अति चालकता। क्या होगा? अति चालकता मीन्स सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर। जो सुपर कंडक्टर के अंदर होता है वो किसके कारण होता है? यानी सुपर कंडक्टर जो होता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या होता है? एक बेहतर चालक की तरह से व्यवहार करता है। और वो ऐसा करने वाला कौन सा है आपके देश के अंदर? आपके देश के नहीं, पूरे विश्व के अंदर वो आपका केवल एक ही एलिमेंट है, जिसको हम बोलते हैं मरकरी, पारा। पारा जो होता है वो आपका सुपर कंडक्टर की तरह से व्यवहार करता है। पारा से आज जो है हर एक देश के अंदर सुपर कंडक्टर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये तो थे सारे एग्जाम्पल, यानी द्रव्य के जो हमने प्रॉपर्टियां पढ़ी है। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? वो भौतिक गुणों के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, और पांचों प्रकार को हमने भली भांति प्रकार से आज जाना। ठीक है, अब बचता है केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, उसको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब जो है लगन से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।